नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव। साइंस ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में बात की थी। आज की कक्षा में हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं। मानव श्वसन तंत्र होता क्या है, कितने इसकी अवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार से ये कार्य करता है, इन सब के बारे में अपन आज बात करते हैं। तो दोस्तों, मानव श्वसन तंत्र, सबसे पहले तो आता है श्वसन। श्वसन क्या है? तो वह जैव रासायनिक क्रिया जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण तथा विघटन के द्वारा एटीपी निर्माण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ये ग्लूकोज, इसका ऑक्सीकरण और विघटन की जो प्रक्रिया है, एटीपी निर्माण की जो प्रक्रिया है, श्वसन कहलाती है। अब दोस्तों, अगली बात क्या है श्वसन के बारे में, वो है श्वसन के दौरान जीवों के भार में कमी आती है। श्वसन के दौरान जीवों के बाहर में कमी आती है। उसके बाद आती है दोस्तों श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की अवस्थाएं, अगर श्वसन की अवस्थाओं की बात करें दोस्तों, तो मुख्य रूप से श्वसन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है बाह्य श्वसन। नंबर 2 पे आता है परिवहन श्वसन। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आता है आंतरिक श्वसन। और दोस्तों नंबर 4 पे आता है कोशिकीय श्वसन। मुख्य रूप से श्वसन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। नंबर 1 बाह्य श्वसन, नंबर 2 परिवहन श्वसन, नंबर 3 आंतरिक श्वसन और नंबर 4 कोशिकीय श्वसन। अब अपन बात करते हैं बाह्य श्वसन की। बाह्य श्वसन क्या है? यह फेफड़ों तथा वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान करता है। बाह्य श्वसन क्या करता है? ये अपने फेफड़े हैं, इस प्रकार से अपने ये जो फेफड़े हैं, इनके साथ CO2 और O2 का आदान प्रदान, CO2 तथा O2 का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। फेफड़ों तथा वातावरण के मध्य बाह्य श्वसन क्या है? फेफड़ों तथा वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन का कार्य है। उसके बाद आता है परिवहन। इसमें क्या करता है? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और CO2 प्लाज्मा द्वारा परिवहन करता है। तो परिवहन क्या है? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन द्वारा तथा CO2 का प्लाज्मा द्वारा। ऑक्सीजन
ये अपने फेफड़े हो गए। तो ऑक्सीजन का परिवहन तो करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, और CO2 का परिवहन करता है प्लाज्मा। तो परिवहन श्वसन क्या कहलाता है? वो है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन एवं CO2 का प्लाज्मा द्वारा परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का कार्य करता है। उसके बाद में आता है आंतरिक श्वसन। तो दोस्तों, रक्त और अन्य ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान आंतरिक श्वसन का कार्य है। रक्त एवं अन्य ऊतकों के साथ गैसों का आदान प्रदान का कार्य आंतरिक श्वसन का है। उसके बाद आता है कोशिकीय श्वसन। तो दोस्तों, कोशिकीय श्वसन में क्या करना पड़ता है? जो ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीजन आक्रमण करता है उसको ग्लूकोज CO2 तथा ATP ऊर्जा के रूप में तोड़ देता है। यही कोशिकीय श्वसन का कार्य है। तो कोशिकीय श्वसन का कार्य क्या है? कोशिकीय श्वसन ग्लूकोज कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर उपस्थित ग्लूकोज पर ऑक्सीजन आक्रमण करता है तो ATP ऊर्जा के रूप में टूट जाता है। तो कोशिकीय श्वसन क्या हुआ? कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन पर कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज पर जब ऑक्सीजन आक्रमण करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता लेकर ATP ऊर्जा के रूप में टूट जाता है। कोशिकीय श्वसन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों, अपन बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? श्वसन तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, या श्वसन तंत्र के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन सब की बातें अपन अभी करते हैं। तो श्वसन तंत्र के 2 भाग होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है श्वसन मार्ग। श्वसन तंत्र, इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 पे आता है श्वसन मार्ग और नंबर 2 पे आता है फेफड़े। श्वसन मार्ग से वायु या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। श्वसन मार्ग से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब अपन श्वसन मार्ग की बात करते हैं। तो श्वसन मार्ग में सबसे पहले आती है नासिका।
जिसको अपन नासा गुहा भी बोलते हैं। उसके बाद आती है ग्रेसनी, उसके बाद आती है श्वास नली, श्वास नली के बाद आती है वायु कूपिका वाहिनी, वायु कूपिका वाहिनी, और उसके बाद आती है वायु कूपिका। और वायु कूपिका वाहिनी और वायु कूपिका। और इधर श्वास नली की अगर अपन बात करें तो श्वास नली के भी 5 चरण होते हैं, जिसमें आती है प्रथम प्राथमिक श्वास नली, उसके बाद द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसन श्वसनिका, अंत श्वसनिका, ये सब श्वास नली के अंदर आता है। अब दोस्तों क्या होता है, इधर से ऑक्सीजन ग्रहण करना, इधर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और इधर से CO2 त्यागना, इधर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और उधर से ऑक्सीजन त्यागना, ऑक्सीजन त्यागना। ये तो है श्वसन मार्ग। और अगर फेफड़ों की बात करें तो ये तो अपना हो गया लैरिंक्स, कंठ, कंठ, ये तो हो गए लैरिंग्स, कंठ, ये हो गए सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले, और ये हो गई श्वास नली, श्वास नली, ये हो गया दायां फेफड़ा और ये हो गया बायां फेफड़ा, ये हो गया दायां फेफड़ा और ये हो गया बायां फेफड़ा। ये दोनों हो गई वायु कूपिका, वायु कूपिका। अब दोस्तों श्वसन तंत्र के 2 भाग होते हैं, श्वसन मार्ग और फेफड़े। श्वसन मार्ग में नासिका, ग्रेसनी, श्वास नली, वायु कूपिका वाहिनी और वायु कूपिका होती है। फेफड़ों के अंदर क्या क्या कार्य होता है, इन सब की अपन बातें करते हैं। नासिका में क्या कार्य होता है, ग्रेसनी में क्या कार्य होता है, श्वास नली में क्या कार्य होता है, वायु कूपिका में क्या कार्य होता है और वायु कूपिका वाहिनियों में क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं नासिका। तो नासिका का कार्य क्या है, श्वसन को अंदर करना, बाहर छोड़ना। लेकिन इसमें मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो नासिका में के जो नासिका या जो नासा भाग है उसके अंदर रोम व सीबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, रोम या सीबेशियस।
रोम या सीबेशियस ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रसनी का कार्य अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ा था। ग्रसनी का कोई कार्य नहीं होता है, आराम से आसानी से भोजन को नीचे निगलने में कार्य श्वास नली की मदद करती है। इसका कार्य के साथ साथ जब अपने शरीर में कई बार आपने देखा होगा कि शरीर के अंदर हिचकी आने लग जाती है। हिचकी आने का कार्य क्या है या हिचकी आने का कारण क्या है? हिचकी आने का कारण है जब भोजन का टुकड़ा श्वास नलियों में प्रवेश कर जाता है तो वह डायफ्राम में लगातार संकुचन होने लगती है, जिसके कारण एक आवाज उत्पन्न होती है जिसको अपन हिचकी बोलते हैं। और उसके बाद कंठ की बात करें अपन तो कंठ में लैरिंग्स या कंठ की बात करें तो इसका श्वसन मार्ग होता है। इसमें एक ध्वनि उत्पादन यंत्र होता है। कंठ में ध्वनि उत्पादन यंत्र भी होता है। ध्वनि उत्पादन यंत्र पाया जाता है। ध्वनि उत्पादन यंत्र स्तनधारियों में 2 जोड़ी वाक् तंतु पाए जाते हैं जो ध्वनि का निर्माण करता है। पहला तो होता है जीभ द्वारा, उसके बाद जीभ से बनती है वाणी, वाणी पहुंचती है वाणी केंद्र पे, वाणी केंद्र मस्तिष्क, वाणी केंद्र मस्तिष्क पे पहुंचा देता है। पक्षियों में एक सिरिंक्स द्वारा आवाज उत्पन्न होती है, यह ध्वनि उत्पादक यंत्र कहलाता है। पक्षियों में सिरिंक्स नामक यंत्र पाया जाता है जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। महिलाओं में वाक् तंतु पुरुषों की तुलना में छोटे होते हैं। महिलाओं के जो वाक् तंतु हैं, जो बोलने के तंतु हैं, वाक् तंतु, ये छोटे होते हैं जिसके कारण महिलाओं की आवाज पतली होती है, जिसके कारण महिलाओं की आवाज पतली होती है। महिलाओं की आवाज पतली होती है। वायु कुपिका की बात करें तो वायु कुपिका का मतलब कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। वायु कुपिका में श्वसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। उसके बाद आता है डायफ्राम या तनुपट। यह एक पेशीय का बना मसल है जो स्तनधारियों में पाया जाता है। इसका एक अपवाद है मगरमच्छ। डायफ्राम का एक अपवाद है, वो है मगरमच्छ। ये उभयनिष्ठ आता है, उभयनिष्ठ आता है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं श्वातन की। श्वातन क्या है? श्वसन की बात हुई, श्वसन तंत्र की बात हुई, श्वसन मार्ग की बात हुई। उसके बाद अपन बात करते हैं श्वातन की। श्वातन होता क्या है? श्वातन श्वातन के अंदर 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है अंतः श्वसन, दूसरा होता है बाह्य श्वसन। श्वसन को अंदर करने में 2 सेकंड का समय लगता है और बाहर करने में 3 सेकंड का समय लगता है।
जब हम श्वास को ऊपर खींचते हैं तो हमारे फेफड़े ऐसे आकार बढ़ा लेते हैं, आकार बढ़ा लेते हैं। आकार बढ़ता है तो इनका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, दाब कम होती है, दाब कम होती है, सांद्रता कम होती है, सांद्रता कम होती है। आयतन बढ़ता है तो दाब कम होती है, दाब कम होती है तो सांद्रता कम होती है और गैस अंदर चली जाती है या वायु का अंदर जाना। यह तो था अंतः श्वसन। अगर बाह्य श्वसन की बात करें तो इसका उल्टा होता है। जब श्वास को हम वापस छोड़ते हैं तो आयतन घटता है। इस श्वास को हमने वापस छोड़ा, फेफड़े जो आकार बड़ा किया था वो अपनी निश्चित अवस्था में आ जाते हैं तो आयतन क्या होता है? कम। आयतन कम। आयतन कम होगी तो दाब ज्यादा होगी, आयतन कम होगा तो दाब ज्यादा होगी और सांद्रता ज्यादा होगी और गैस कहां जाएगी? बाहर। गैस या वायु बाहर आएगी। ये तो था अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। उसके बाद एक बार बार उबासी जो आती है उसका कारण क्या है? उबासी आने का कारण वो है ग्लूकोज शरीर में टूट नहीं पाता है। ग्लूकोज का टूट नहीं पाना, इसके कारण उबासी आती है। अब अपन श्वसन के अंतिम चरण पे श्वसन दर की बात करें तो श्वसन दर क्या है इसके बारे में और अपन देखते हैं। अंतिम चरण पे आता है श्वसन दर। श्वसन दर दोस्तों, नवजात शिशु में 45% पर मिनट श्वसन दर होती है। वयस्क अवस्था में 14 से 16% पर मिनट होती है और सोते समय 10% पर मिनट होती है। और जब अपन कठिन कार्य या परिश्रम करते हैं उस वक्त अपनी श्वसन दर 25% पर मिनट होती है। तो दोस्तों, यह था अपना मानव श्वसन तंत्र जिसकी अपन ने बात की और इसी के साथ अपन आज की अपनी कक्षा को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।